हाय एवरीवन, ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। छोटी छोटी चीज़ें हमको करनी है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी भी चीज़ें वो आज अपन कवर करेंगे। और एक वेरिएबल सेपरेबल बाय इंस्पेक्शन है ना, छोटा सा टॉपिक है, वो हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है सो विल डू एनसीईआरटी स्टफ्स। ठीक है, ओके। तो एनसीईआरटी एंड एचएससी स्टफ एंड हार्डली 2 और 3 क्वेश्चंस, फिर अपना ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप अभी भी मान सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन थ्योरेटिकली इट इज डन, फाइनल टच देना है बस अपने को। ठीक है, ओके। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सारे कंफ्यूजन आज के आज दूर कर दूंगा। अगर हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई प्लस सॉरी इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, तो ये क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती। अगर आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, अगर आपके पास यहाँ पर y की जगह कोई दूसरा फंक्शन ऑफ y आ गया, अब y नहीं है, अब कोई दूसरा फंक्शन ऑफ y है और उसी फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये एफ ऑफ वाई को टी रख दो तो ये पूरा डी टी हो जाएगा और ये इक्वेशन फिर से नॉर्मल जो एल डी ई हुआ करती थी वैसी बन जाएगी। आ रही है बात समझ में आपको? हाँ, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो अपन सीखेंगे। मैंने आपको बताया ना, वेरिएबल सेपरेबल देखा करो, फिर होमोजीनियस देखा करो, फिर आप कंक्लूजन पे आया करो। तीसरा और आसान होता है जिसको अपन बर्नौलीज बोलते हैं। बर्नौली भाई साहब ने ये सेकंड केस को एक स्पेशलाइज केस बना के दे दिया था। उन्होंने क्या बोला कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई दिस इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू कोई और वाई की पावर में एन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा दिखता है कि सब कुछ सेम था, बस आरएचएस में वाई की एक बड़ी सी पावर है, तो आप उसी बड़ी पावर से डिवाइड कर दें, फिर ये केस टू जैसा बन जाता है ना। बड़ी पावर से डिवाइड कर देंगे तो वो केस टू जैसा बन जाता है। मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, 1/y की पावर n को t रख देना है, 1/y की पावर में n-1 को आपको t रख देना है। ठीक है, क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे y अपॉन वाई की पावर में n, तो 1/y की पावर में n-1, 1/y की पावर में n-1, और ये हो जाएगा p ऑफ x दिस इज इक्वल टू q ऑफ x, और RHS में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और 1/y की पावर में n। तो हो क्या रहा है, अब ये टाइप 2 बन चुका है। ये वाला जो फॉर्म है वो एकदम इसी की तरह है। ठीक है, फंक्शन ऑफ y और उसी का डेरिवेटिव, तो वही लिखा है, फंक्शन ऑफ कोई फंक्शन ऑफ y और उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर। बस ये 3 केसेस है, अगर आपके दिमाग में ये अच्छे से फिट हो गए कि करते कैसे, तो ये तीनों केसेस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। दिस वॉज द इजी समरी ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें से टाइप 3 और टाइप 2 सेम है। ठीक है, अच्छा। तो ये तीनों आप अच्छे से एक बार समराइज करके लिख लेना, या फिर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। बस इतना ही अपने को करना होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एल खत्म हो जाता है। अब एल में भी एक केस आता है वेरिएबल सेपरेबल बाय इंस्पेक्शन, वो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। लिखेंगे मेरे साथ साथ वेरिएबल, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। वेरिएबल सेपरेशन बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल बाय इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि आपके सामने है ना कुछ 4-5 स्टैंडर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म लिखने जाऊंगा मैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है, बताइएगा मुझे। ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ एक्स इंटू वाई, याद आ रहा है? डी ऑफ एक्स इंटू वाई लिखा जा सकता है। यूवी रूल लगाया ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशियल लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा फर्क होता है बस डिफरेंशियल में और डिफरेंशिएशन में। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखता हूं मैं कितने लोग बता पाएंगे आगे की चीजें, बिकॉज यू हैव टू गेस इट। आपको खुद से
दिमाग लगा के गेस करना है, तो ये लॉजिकल गेस है। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये देखकर अपने को क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन सा डिफरेंशियल होगा? हाँ, डी ऑफ एक्स बाय वाई। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर देख के अपने को समझ में आ रहा है कि यू बाई वी रूल लगाया गया होगा, क्योंकि नीचे यू बाई वी रूल क्या होता है? वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश। तो वही माइनस देख के फीलिंग आ गई ना कि अच्छा ये ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये जो वाई स्क्वायर लिखा है वही वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वाई यहाँ पे वी का काम कर रहा है। तो u का काम कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स x कर रहा है, क्योंकि d ऑफ u डैश लिखा है ना, मतलब x का डेरिवेटिव dx है ना, x का डिफरेंशियल। तो ये d ऑफ x बाय y होगा, रटना नहीं है बिल्कुल भी। आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लो, बहुत मजा आएगा आपको सुन के। आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखाई दिया, ये शक्ल दिखाई दी, तो आपको क्या करना है, इसको तुरंत d ऑफ x y x अपॉन y लिख देना है। प्रीवियस क्वेश्चन को मैं 2 लाइन में खत्म कर सकता था। ये जो क्वेश्चन आपने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था ना, ये वाला क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली ए 2 लाइनर। इतना अपन ने, देखो कितना लंबा क्वेश्चन अपन ने करा था, इसको सॉल्व करते गए करते गए करते गए, लास्ट में वी गॉट आवर आंसर एज 4/5, बट वी कुड हैव फिनिश्ड इट इन 2 लाइन, अगर अपने को ये इंस्पेक्शन करते आता है तो। मैं आपको बताऊंगा कैसे। थर्ड वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप ही लोग मेरे को बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। और ये इससे भी ज्यादा आसान है सेकंड वाले से, उसी के जैसा है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। एनीवन? डी वाई बाय एक्स, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर वही चीज हो रही है जो यू बाई वी रूल में होती है। फोर्थ, अच्छा देखो 3 तक अपने को कुछ रटना पड़ रहा है क्या? नहीं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर अ थिंग, कुछ भी याद नहीं रखना है। ये दिखा तो आपको दिमाग लगाना है कि ये क्या होगा, ये दिखा तो आपको हाल के हाल दिमाग लगाना है कि ये क्या होगा, बस। वाई स्क्वायर देख के समझ जाएंगे एक्स बाय वाई, एक्स स्क्वायर देख के समझ जाएंगे वाई बाय एक्स से। आ रही बात समझ में? अच्छा, डी एक्स प्लस डी वाई, अगर ये दिखता है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, या माइनस भी हो बीच में तो क्या लिख सकते हैं? कोई मुझे बताना चाहे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। डी एक्स प्लस वाई। बहुत बढ़िया, शानदार, डी ऑफ एक्स प्लस वाई। ये बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन ना ये दिमाग में नहीं आता है। कभी भी आपको डी एक्स प्लस डी वाई या डी एक्स माइनस डी वाई दिखे तो आप समझ जाना डी ऑफ एक्स प्लस वाई। आप इसको एक सिंगल डिफरेंशियल में लिख सकते हो ना, सिंगल डिफरेंशियल में लिखने का फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, वो भी देखेंगे अपन। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्स डी वाई प्लस, नो आई एम सॉरी, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा सोचो 2 मिनट। एक्स के साथ डी एक्स और वाई के साथ डी वाई है। एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। हाँ, एक्स स्क्वायर, वही सोचना है यार आपको कि हो क्या रहा है। देखो हम लोग क्या करते थे इंटीग्रेशन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ा था, याद करो क्या बता रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें अगर आप एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखते थे बाय चांस, तो आप क्या लिखते थे एलएचएस में? डिफरेंशियल क्या लिखते थे? 2x के साथ dx लिखते थे ना, और 2t के साथ dt लिखते थे। तो यहाँ पे x के साथ dx कब आएगा? x के साथ dx तब आएगा जब यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो एक्स स्क्वायर वाला, तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, और t के साथ टी डी टी कब आता है? जब टी स्क्वायर हो। तो वाई डी वाई कब आएगा? जब वाई स्क्वायर हो। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल लिखा गया होगा, ऐसा हमें फील आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब आप डिफरेंशियल लिखोगे तो पहला वाला डिफरेंशियल आएगा 2x dx, दूसरा वाला आएगा 2y dy। तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों से बेसिकली, तो हमको जो आंसर चाहिए था उसका डबल मिल रहा है। कोई बात नहीं, बाहर चुपके से हाफ लगा दो ना, वो जो 2 आ रहा है उसको काटने के लिए बाहर एक हाफ लगा दिया अपन ने। ठीक है, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। इसका डिफरेंशियल ये होगा, एक 2 आएगा बाहर, इसका डिफरेंशियल ये होगा, एक 2 आएगा, वो 2 को काटने के लिए एक हाफ बाहर लगा रखा है ताकि एलएचएस आरएचएस मैच कर जाए। ठीक है, हाँ लिख लो लिख लो, राइट इट डाउन। बस खत्म, इतने ही 5 स्टैंडर्ड डिफरेंशियल है जो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम आपको देखकर चमक में आ जाना चाहिए कि क्या है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसको अपन सॉल्व करते हैं। लेट अस ट्राई टू सी कि क्या है उसमें और किसको। हाँ, अंदर लगाए बाहर लगाए एक ही बात है। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई स्क्वायर बाय 2 लिखोगे तो वैसे भी कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, सबके बाहर कांस्टेंट आ ही जाता है। या सिग्मा हो, सिग्मा के बाहर भी कांस्टेंट, तो हर बार आप बाहर कॉमन ले सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखो, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 लिखो, या हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, डजेंट मैटर।
तो ये पांचों फॉर्म जो है वो आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए. दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इट्स गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे अपन एंड देखते हैं कि कितना टाइम बचता है हमारा. तो ये लंबा सा जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. ठीक. If the curve y is equal to f of x passes through the point this and satisfies this. ठीक है, चलिए तो ये वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आपको क्या दिया है, y इंटू वन प्लस एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस सॉरी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई. तो इसको खोल दो अच्छे से. तो y प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई. है ना, मैंने एक गलती कर दी है. क्या गलती करी बताओ मुझे. ये आएगा वाई डी एक्स. थैंक यू. ठीक है, तो अब ये वाई डी एक्स और एक्स डी वाई देखिए तुरंत तुरंत दिमाग की बत्ती जल गई. क्या कि सर ने अभी अभी बताया था. देखो मैंने आपको क्या दिखाया था, इधर देखो. वाई डी एक्स डी वाई वाई डी एक्स. ये सब जब भी दिखे आपको, एक्स के साथ डी एक्स के साथ डी वाई के साथ डी एक्स, वाई के साथ डी वाई, कुछ भी दिखे आपको तो समझ जाना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाया जा सकता है. एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाया जा सकता है. अच्छा एक बात, ठीक है करते हैं. तो मैं क्या करता हूं कि ये एक्स डी वाई को एलएचएस में ले आता हूं. तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स. ऐसा लिख दिया मैंने. अच्छा ये जो वाई स्क्वायर इसको नीचे बुला लिया, वाई स्क्वायर को नीचे बुला लिया इधर. तो क्या आपको ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ गया. क्या है एलएचएस में क्या लिखा हुआ है बताइए. डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाय वाई. और आरएचएस में क्या लिखा है, माइनस ऑफ एक्स डी एक्स. क्या आरएचएस इजीली इंटीग्रेबल है. हाँ बिल्कुल, एक्स के साथ डीएक्स इससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो ही सकता दुनिया में. क्या एलएचएस इजीली इंटीग्रेबल है. यस व्हाई नॉट. कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता था. जल्दी जल्दी. एक्स. अच्छा तो dx का अगर x होता था तो d ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा. साइन एक्स सबको याद है ना. d ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है. d ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है. मतलब यहाँ पे जो भी अंदर लिखा होगा d ऑफ लफड़ा का इंटीग्रेशन विल बी लफड़ा. ठीक है. तो यहाँ पर d ऑफ एक्स वाई है, एक्स बाय वाई है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई हो जाएगा. और माइनस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी. ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. कितना टाइम लगा अपने को आंसर लाने में. 2 मिनट. अब खत्म ना. आप क्या पूछा आपसे, वन वन कॉमा माइनस वन डाल के सी निकाल लो. ठीक है, और सी निकाल के फाइंड सी, पुट वन कॉमा माइनस वन एंड फाइंड सी. वो आप लोग आराम से खुद से कर लेंगे. सी फाइंड करने के बाद आप क्या करो, देन फाइंड एफ ऑफ माइनस हाफ. एफ ऑफ माइनस हाफ मतलब आप समझते हो. तो वन कॉमा माइनस वन डाल देता हूँ मैं यहाँ पे. वन कॉमा माइनस वन डालेंगे माइनस वन आएगा. यहाँ पे डालेंगे तो वन माइनस हाफ आएगा. एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस सी. ठीक है, लेट मी थिंक. वाई स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई डी ऑफ एक्स वाई. यहाँ पे माइनस था ना, माइनस एक्स डी एक्स. सर वहां पे आपने dy की जगह dx लिखा.
लेट मी चेक, कहाँ पर? x dy की जगह x dx। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा मैंने। ओके सर, हाँ सर समझ गई सर। ये आरएचएस में गया था हाँ और सर समझ गई। वाई स्क्वायर जो था वो नीचे आया। वो ठीक लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सी का वैल्यू अपना क्या जा रहा है? माइनस ऑफ हाफ। अब जो आ रहा है सो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एफ ऑफ माइनस हाफ निकाले। एफ ऑफ माइनस हाफ मतलब क्या हो गया कि एक्स की जगह आप माइनस हाफ रखेंगे तो वाई क्या आएगा? तो एक्स की जगह माइनस हाफ रखोगे, यहाँ पे माइनस हाफ मतलब -1/2y, -1/2y। और यहाँ पर माइनस हाफ रखेंगे तो 1/4, 1/8, -1/8 प्लस सी की जगह माइनस हाफ आ जाएगा, -1/2। अरे यार ये क्या एरियज हो जाता है अपने आप, -1/2 है। क्या लिखा था यहाँ पे मैंने? -1/2। सही है, तो कर लो यार इसको सॉल्व, है ना? क्या दिक्कत है? आप इसको लिखेंगे 8, -1, -4, -5/8 आ रहा है। ठीक है, 1/2y, तो माइनस ऑफ 1/2y इज इक्वल टू -5/8। माइनस माइनस कट जाएगा तो आपके पास 1/y का वैल्यू आ जाएगा 5/4, तो y का वैल्यू 4/5 आ जाएगा। प्लस y का वैल्यू 4/5। आंसर मैच कर रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया ना, अपन को कोई बर्नौली वर्नौली लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई वेरिएबल सेपरेबल नहीं, कोई होमोजीनियस वगैरह कुछ नहीं। फटाफट सॉल्व करा अपन ने, हो गया। आखिरी में तो अपन ने ये जो काम करा ना, यहाँ से जो अपन ने काम करा, ये काम तो कोई भी कर देगा। इंडिया का हर बच्चा ये काम करना जानता है। सी निकालना हर कोई जानता है, वैल्यू पुट करके एफ ऑफ माइनस हाफ निकालना हर कोई जानता है। लेकिन यहाँ तक, ये बॉक्स तक आंसर लाना हर कोई नहीं जानता है। तो आपको क्या करना है, ये बॉक्स तक आंसर लाना सीखना है। उसके बाद का काम तो कोई भी कर लेगा, वो बहुत आसान काम है, उसको तो मैं मानता ही नहीं कि सॉल्यूशन है। मेरा क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है, इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी होती है। ये रफ वाला पार्ट है। आगे बढ़ा जाए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। x² - ay into dx plus y² - ax into dy equals to 0। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद इसमें दिमाग लगाए। टेक 2-3 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। करके देखे ना एक बार, कि देखते क्या होता है। जस्ट ट्राई, ट्राई करते हैं ना, क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको एक आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा जेईई एडवांस का, फिर अपन एनसीईआरटी के जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, वो देखेंगे। खत्म हो जाएगा फिर आपका चैप्टर। तो आदित्य, dy/dxy के टर्म्स में नहीं आएगा आंसर। सबसे पहले या तो आप इसका क्या करो, dy/dx अकेला कर लो, और कोशिश करो कि क्या एलडीई वगैरह बनता है। उससे भी ज्यादा आसान देखो, मेरी बात सुनो सुनो सुनो, हमेशा कभी भी आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिखे तो आप क्या किया करो कि ऐसे देखा करो ना, मल्टीप्लाई करने पे x² dx आएगा, y² dy आएगा। ये सब खूबसूरत होता है, ये सब समझ रहे हो आप, ये सब इजीली इंटीग्रेबल होता है। तो अगर मैं इसको खोल देता हूँ, x² dx माइनस a y dx प्लस y² dy माइनस a x dy इक्वल्स टू 0। क्या है ना, ये सारी चीजें खूबसूरत है। ध्रुवम का आंसर सही है, अद्वैत आपका सही है, आर्य आपका भी सही है। ठीक है, एक मिनट। आर्य आरएचएस देखो, आपने थोड़ा सा प्लस जो लगाया ना वो गड़बड़, a × xy आएगा। एंड हाँ ठीक है, बाकी तो सही है। तो देखो, सुनो सुनो सुनो, सब कोई आगे देखो प्लीज, आगे देखो। पहला वाला फॉर्म, एक्स के साथ dx के साथ x का टर्म है, चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, आप इंटीग्रेट करोगे हो जाएगा। y के साथ dx का टर्म है, थोड़ा मजा नहीं आया, कोई बात नहीं। y² के साथ dy, ओ माय गॉड, दिस इज ऑल्सो खूबसूरत, क्योंकि dy के साथ y का टर्म है।
है ना। और एक्स डी वाई, यहाँ पर देखोगे एक्स डी वाई अगर आप, तो एक्स के साथ डी वाई है ना। तो बस हम क्या सोच रहे हैं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, इनको साथ में रहने दो, प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इनको साथ में रहने दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दूसरी बात, फिर यहाँ पे माइनस ए वाई डी एक्स है, तो माइनस ए कॉमन लिया मैंने, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इनको एक साथ लिखा, दिस इज इक्वल टू 0। ओ हाँ, इनटू है, ठीक। अब देखो इंटीग्रेट करना कितना आसान है, ये इजीली इंटीग्रेबल है, ये इजीली इंटीग्रेबल है, और ये भी एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल बन चुका है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्या है ये, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और माइनस ए टाइम्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, क्या हो जाता है, डी ऑफ एक्स वाई हो जाता है ना, ये तो प्रोडक्ट रूल है भाई, डी ऑफ एक्स वाई। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल, डी ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं सब तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, आर एच एस पे 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कुछ, तो वो अपन लिख लेंगे कांस्टेंट, उसकी चिंता मत करो आप। तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, और डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई। और आर एच एस में इधर एल एच एस में प्लस सी लिख दो, दिस इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं, तो इससे ज़्यादा आपको बताना ही नहीं। ठीक है, एक एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं अपन। और एडवांस में भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, वन ऑफ द टफेस्ट आईआईटीज जो अपने पिछले डेकेड में हुआ था 2015 में, 2015 का एक क्वेश्चन करते हैं अपन, बिकॉज उसके जितने भी क्वेश्चन है दे आर, मतलब क्या बोलूँ मैं, अपने आप में दे आर एंटीक, वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसे क्वेश्चंस आए थे 2015 में। ठीक है, तो 2015 का ही क्वेश्चन उठा के एक सॉल्व करते हैं अपन। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को भरोसा है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, पता नहीं क्यों बट मुझे भरोसा है। तो मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपको, आप लोग ट्राई करके देखना। जो लोग यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग पॉज करना और फिर ट्राई करना, और जितना बनता है कोशिश करो। ठीक है, लेट y of x be a solution of the differential equation, solution of the differential equation 1 plus e to the power x into y dash plus y into e to the power x is equal to 1। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इफ y of 0 is equal to 2, ये c निकालने के लिए आपको दे रखा है, देन which of the following statements, which of the following statements is or are true। तो ये मोर देन वन करेक्ट में आया था। ठीक है, तो वैसे भी एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और मोर देन वन करेक्ट में है, तो चैलेंज थोड़ा बढ़ गया है। y of -4 इक्वल्स टू 0, y of -2 इक्वल्स टू 0। तीसरा है कि y x has critical point, has a critical point in interval -1 to 0। और ऑप्शन नंबर डी है y of x हैज अ क्रिटिकल पॉइंट। चालू कर दो ना आप, तो सॉल्व करना, ऑप्शन बाद में मैच कराते रहना। हैज अ क्रिटिकल पॉइंट इन इंटरवल हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, हैज नो क्रिटिकल पॉइंट इन इंटरवल -1 to 0। ठीक है, तो इतना तो तय है कि इसमें ABCD आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये C और D इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है, या तो क्रिटिकल पॉइंट होगा इस रीजन में या तो नहीं होगा। तो C और D में से कोई एक सही है, तो एक गलत होना ही होना है, तो इसमें से कोई एक एलिमिनेट होगा। और y of -4 और y of -2 दोनों जीरो हो सकते हैं, तो इसका आप ये मत सोचिएगा कहीं एक ही जगह जीरो होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें आप। ये पूछा गया था JEE एडवांस 2015।
ठीक है, 2015 में ये पूछा गया था, आईआईटी बॉम्बे ने पेपर बनाया था। तो ऑब्वियसली उनका मैथमेटिक्स जो होता है वो अलग ही लेवल का होता है हर बार। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं पॉज करें, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको सॉल्यूशन तो मिलना ही नहीं है। ट्राई नहीं करने पे तो आंसर जीरो ही है। ट्राई करके देखो, है ना, क्या पता माइनस में आ जाए। नहीं आएंगे माइनस में ना, हो जाएगा सॉल्व। ट्राई इट आउट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ ना कुछ आपसे आंसर आ ही रहा होगा। इसको हम लोग पहले तो दो तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। एक तो आप इसको नॉर्मल डी वाई बाई डी एक्स बनाकर सॉल्व करें और सर्च करें कि ये क्या है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये होमोजीनियस है, ब्ला ब्ला उस तरीके से। वाई डैश को मैंने लिख दिया, देखिए डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू वन। मेरे को फीलिंग आ रही है कि ये एल डी ई है। मैं 2 सेकंड में, लिटरली 2 सेकंड में कंफर्म कर सकता हूँ कि ये लीनियर है या नहीं। ये रहा वाई, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये दोनों मल्टीप्लाइड है? नहीं। क्या ये दोनों कभी भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे जा पाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन? नहीं। आप कुछ भी ऑपरेशन लगा लो, वी कैन नॉट राइट इट इन दैट मैनर। तो इसका मतलब क्या हो गया, y और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाइड नहीं है, तो ये एल डी ई है। एल डी ई की शक्ल बनाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को आपने अकेला किया। डी वाई बाई डी एक्स को अकेला किया मतलब वन प्लस ई की पावर एक्स से डिवाइड किया होगा, तो ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स से डिवाइड किया, तो वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स इससे डिवाइड किया। ठीक है, तो अपने को पी ऑफ एक्स समझ में आ गया, क्यू ऑफ एक्स समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम वही चीज लिखेंगे जिसके हमें पैसे नहीं लगते। ठीक है, आई हैव अनदर आंसर। आदित्य इज सेइंग दैट ही गॉट वन आंसर। सही है आपका आंसर, लेकिन आदित्य 2 आंसर आएंगे टोटल, 2 आंसर्स। तो देखो यहाँ पे पी ऑफ एक्स मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कि क्या है, और क्यू ऑफ एक्स क्या है। क्यू ऑफ एक्स इज वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, और पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स है ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर में इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अपन ओरली कर लेंगे। आप में से हर एक बच्चा इसको ओरली कर लेगा, मेरे को पूरा भरोसा है। कैसे? क्योंकि नीचे वाले को टी रखेंगे, ऊपर डी टी, तो डी टी बाई टी कितना हो जाएगा, एल एन टी। तो एल एन ऑफ ई की पावर में एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा ई की पावर में एक्स प्लस वन। आई एफ की आई एफ आ जाएगा। ठीक है, ई की पावर में एक्स प्लस वन। तो अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बचाई क्या अपनी जिंदगी में, खटाखट सॉल्व कर लो। ऑप्शंस बताओ ना सर। अरे यार देख लो ना, ये फटाफट देखो देखो। क्रिटिकल पॉइंट इन इंटरवल -1 to 0 या नो क्रिटिकल पॉइंट इन -1 to 0। y ऑफ -4 इज 0, y ऑफ -2 इज 0, ये है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किस रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में होगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर में x प्लस वन। दिस इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स कितना है, वन अपॉन ई की पावर में x प्लस वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर में x प्लस वन। ठीक है, इंटू डी एक्स। अच्छा, तो ये आर एच एस तो बड़ा इजी हो गया यार। क्या है आर एच एस अपने पास, x प्लस सी, और एल एच एस क्या है, y इंटू ई की पावर में x प्लस वन। बस खत्म। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि कांस्टेंट भी निकाल ही डालो, तो रिचा का आंसर आया है, एकदम परफेक्ट आया है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, जिसके आंसर सही आए, यू शुड बी वेरी प्राउड अबाउट योरसेल्फ कि आपने इसको सॉल्व किया है। और अभी भी जिसके आंसर आ रहे हैं इन प्रोसेस है, करो आराम से सॉल्व। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपका आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन एडवांस का है, टाइम टेकिंग है। बट आ गया तो इट्स अ गुड थिंग। तो वाई ऑफ 0 2 दे रखा है अपने को, तो अपन x की जगह 0 डालेंगे और y की जगह 2 रखेंगे। तो x की जगह 0 डालने पे y का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू ई टू द पावर 0 प्लस वन, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी x की जगह 0 डालने पे तो कांस्टेंट 4 आ जा रहा है। कांस्टेंट अगर 4 आ रहा है तो आप ये लिख सकते हो y इंटू ई की पावर में x प्लस वन, दिस इज इक्वल टू x प्लस सी, मतलब 4। ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास y आ गया। अब आपसे पूछा क्या था कि y, अच्छा y को और अच्छे से लिख दूं क्या, मैं ऐसे लिख देते x प्लस फोर अपॉन ई की पावर में x प्लस वन। दिस इज द फाइनल y। अब आपसे पूछा गया है कि y ऑफ -4 क्या है,
क्या जीरो के बराबर रखो -4? हाँ जी बिल्कुल जीरो है, तो ये तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। अब अगर मैं y ऑफ -2 की बात करता हूँ तो वो गलत लग रहा है मुझे, दैट इज नॉट जीरो। y ऑफ -2 आ जाएगा 2/e² + 1, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन सही है। अब सी में आपको बोला y(x) हैज क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल। क्या किसी भी बच्चे को याद है क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? dy by dx 0. dy बाई डी एक्स जीरो हो या फिर dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड हो, उसको अपन क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है कि dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए या फिर नॉट डिफाइंड होना चाहिए, बस, और कोई डेफिनेशन नहीं होती है, मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो dy बाई डी एक्स निकाल लो ना भाई, क्या दिक्कत है, ये रहा फंक्शन, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लिया मैंने u बाई वी रूल से, तो y डैश कितना हो जाएगा, e की पावर में x प्लस 1, e की पावर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और e की पावर में x प्लस 1 इंटू 1 माइनस x प्लस 4, x प्लस 4 इंटू e की पावर में x। ठीक है, ओके। तो ये dy बाई डी एक्स है, इसको अपन और अच्छे से लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस e की पावर में x माइनस x इंटू ई की पावर में x माइनस 4 इंटू ई की पावर में x अपॉन ई की पावर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर की वजह से तो कोई क्वांटिटी कभी जीरो हुई नहीं है, न्यूमरेटर का ही सारा हाथ होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जा रहा है, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x 3 दफे आ रहा है, 1 यहाँ पे बाहर है, e की पावर x को 3 बार लिखा मैंने, तो e की पावर x को 3 बार लिखेंगे तो इधर अंदर से कॉमन क्या आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, 1 माइनस एक्स माइनस 4, 1 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, अपॉन ई की पावर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है y डैश। अब चेक करो ये y डैश कब जीरो आ रहा है ना, कब जीरो आ रहा है ये चेक करेंगे अपन। तो ये बेसिकली 1 प्लस ई की पावर में x, और ये क्या लिखा 1 माइनस 3, तो मतलब -3 माइनस एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। माइनस माइनस कॉमन ले लूँ पक्का, ये माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ई की पावर में ऐसा बाहर आ जाएगा माइनस, दिस शुड बी जीरो। जब ये जीरो होगा तब आपके पास डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो मतलब ये जीरो होने का, न्यूमरेटर को जीरो करा मतलब ये जीरो, और ये जीरो होने का मतलब 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ई की पावर में माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसमें x को निकालना तो कैसे निकालेंगे, कोई भी बच्चा मुझे बताइए, हाउ कैन आई फाइंड x, कौन सा x आ रहा है, और वो x जो है वो -1 से 0 के बीच में है या नहीं है, वो कैसे पता करूं मैं। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं हमेशा, मैं तो देखो सच बता रहा हूँ यार, मैंने जिंदगी में आधी से ज्यादा मैथमेटिक्स ग्राफिकली सॉल्व करी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बना लूंगा और देख लूंगा कि जहां पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं वो वाला एक्स क्या है। अरे वही तो पता करना यार, एलएचएस और आरएचएस जहां इक्वल आ रहे हैं वो कौन सा एक्स है, और जो वो एक्स है क्या वो एक्स -1 से 0 के बीच में है या नहीं। ठीक है, तो मैंने e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाया, e की पावर माइनस एक्स का, आई होप आई एम ऑडिबल प्रॉपरली, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर बनाते हैं अपन तो ये ऐसा आएगा, और x प्लस 3 का ग्राफ कैसा आएगा, x प्लस 3 का ग्राफ ऐसा आएगा ना, y इज इक्वल टू, अच्छा ये पॉइंट क्या होगा बताऊँ को जल्दी से, व्हाट विल बी दिस पॉइंट, e की पावर माइनस एक्स बनाया ना मैंने उल्टा, e की पावर 0 1 1 होता है ना, तो ये 0,1 होगा, और ये वाला x प्लस 3, जो x प्लस 3 है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन 3 यूनिट ऊपर ना, तो ये 3 यूनिट ऊपर रहेगी ऐसे, तो ये 3 यूनिट ऊपर रहेगी। अब हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट है वो नेगेटिव है। देखो ना ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं वो ये वाला एक्स मिल तो रहे ये दोनों, तो कोई ना कोई एक्स तो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में जहां पर ये लोग मिल रहे हैं। आ रही है क्या मेरी बात समझ में, ये दोनों कहीं ना कहीं तो मिल रहे होंगे, और वहां पर e की पावर माइनस एक्स और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 जहां पर मिल रहे हैं वो पॉइंट कुछ होगा, मान लो वो पॉइंट x1 है, क्या वो पॉइंट जो x1 है वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर ये दोनों बराबर हो रहे होंगे, ये बराबर मतलब ये बराबर, ये बराबर मतलब ये जीरो, और ये जीरो मतलब y डैश जीरो, है ना, जहां पर वो दोनों मिल रहे होंगे उस x पर y डैश जीरो हो रहा होगा, तो वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो x1 तो अपने को पता करना है कि वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, और वो जो क्रिटिकल पॉइंट अपने पास आ रहा है वो -1 से 0 के बीच में है या नहीं, ये भी हमको पता करना है।
ठीक है, -1 से 0 के बीच में है या नहीं वो अपने को पता करना है। तो देखो कैसे पता करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, बिना कैलकुलेटर के तो मैं नहीं निकाल सकता इसको। तो क्या करूँ बताइए, हेल्प करो मेरी। या तो मैं क्या करूँगा कि -1 पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, ये रहा पॉइंट -1, -1 पे ये वैल्यू क्या देगा और ये वैल्यू क्या देगा, और कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर -1 डालेंगे तो -1 + 3 दैट इज 2, और यहाँ पे -1 डालेंगे तो e की पावर में -1 आएगा, तो 1/e आ रहा है। -1, अच्छा सॉरी, e की पावर में -1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 मतलब 1, तो ये -1 पर आपको क्या वैल्यू मिलेगा, -1 पर आपको वैल्यू मिलेगा e, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट -1 पर तो e मिल रहा है अपने को, और नीचे -1 पर क्या मिल रहा होगा अपने को, 2 मिल रहा होगा। ठीक है, तो e और 2 में कौन बड़ा है, e और 2 में कौन बड़ा है, e ही बड़ा है। तो हमारा ग्राफ सही है ना, जो बड़ा वाला है वो ऊपर ही है, जो छोटा वाला है वो नीचे ही है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से, आपको ये समझ में आया कि आपको स्क्रीन में देखना चाहिए। ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, इस क्रिटिकल पॉइंट के पहले, इस क्रिटिकल पॉइंट के पहले ही -1 आ रहा है, क्योंकि -1 पर हमको ये सिनारियो मिल रहा है, -1 पर ये वाला फंक्शन का वैल्यू e आ रहा है। ठीक है, -1 पर इसका e आ रहा है और इसका 2 आ रहा है, तो e बड़ा है 2 से, 2.71, तो हमारा ग्राफ सही है एकदम। तो -1 डेफिनेटली इस क्रिटिकल पॉइंट के पहले ही रहा होगा, अंदाजा लगाया ना अपन ने, इस क्रिटिकल पॉइंट के पहले ही रहा होगा -1, इस पॉइंट के पहले रहा होगा -1, तो आपका जो x1 है वो जरूर -1 से 0 के बीच में है, ये अपन कंफर्म कह सकते हैं। Therefore x1 belongs to -1 to 0 is a, हाँ बोलो, is a critical point। ये ऑप्शन नंबर सी। सर मैंने -1 और 0 का वैल्यू सब्सिट्यूट करके देखा था। -1 पर क्या y डैश का वैल्यू, हाँ सर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा कुछ आया। हाँ सर। हाँ ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन और सर मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने मतलब विदाउट एलडीई करके मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन हाँ वो भी उससे मैं हुआ करके नहीं। बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। बिना एलडीई के, लेकिन उससे हुआ नहीं, कि मैंने एलडीई यूज किया, लेकिन बिना एलडीई के आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलो ठीक है, देखते हैं, ट्राई करके, होना चाहिए, बिना एलडी के भी हो सकता है, लेट मी ट्राई। तो अपन देखते हैं इसका मेथड 2, इफ यू वांट टू सॉल्व इट विदाउट एलडीई, हो जाएगा। मेरा क्रिटिकल पॉइंट का आया ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट आंसर आया, देखा मैंने आदित्य, फर्स्ट आंसर आपका सही था, दैट इज गुड, बट क्रिटिकल पॉइंट वाले पार्ट में ही आपको अच्छा खासा दिमाग लगाना था। यहाँ पे आपका एकदम ग्राफिकल नॉलेज अगर अच्छा है तो आप तुरंत कर जाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ग्राफ 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 इज एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अगली बार आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले जहाँ पे आप दो इक्वेशंस को सॉल्व ना कर पाओ, उनका ग्राफ बना लो, कितना ही टाइम लगता है, दोनों इजी इजी ग्राफ है। मेथड 2 देखते हैं। तो मेरे को रिचा कह रही है कि सर मेथड 2 से उसने ट्राई किया, मतलब उसने बिना एलडीई के करा ना। तो क्वेश्चन क्या है, मैं ट्राई करता हूँ बिना एलडी के, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। नहीं सर, मैंने ट्राई किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ सर बिना एलडीई के। देखते हैं। मतलब बीच में मैं फंस गई थी, फिर मैंने एलडीई से किया था। ठीक है ना, मैं भी इसमें, तुमने एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करी होगी, मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जैक्ट बनाने की, या फिर इंस्पेक्शन कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और देख रहे हैं कि वो पांचों में से कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो क्या करूँ मैं बताइए, इसको लिख देता हूँ 1 + e की पावर में x इंटू dy/dx प्लस y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 1। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। LHS RHS में dx है, ये dx है ना, वी कैन इजीली मल्टीप्लाई, क्योंकि dx क्या होता है बेसिकली, dy/dx में से dx को आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, जैसा आपको उचित लग रहा है। मैंने दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई करा ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बने, है ना, वैसा दिखे जैसा एग्जैक्ट में दिखता है। तो 1 + e की पावर में x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। हाँ हो सकता है अपन इसमें फंस जाए, मेरे को भी ऐसा लग रहा है फंस सकते हैं, बट ट्राई करते। इसको खोल दो पूरा, 1 + नो 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 1 इंटू डी वाई, ये कितना आ जाएगा डी वाई, और e की पावर में x इंटू डी वाई प्लस y इंटू ई की पावर में x डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी एक्स। ये ठीक है। अब इसमें से क्या क्या खूबसूरत है उसको मैं शेड कर देता हूँ।
खूबसूरत मतलब जिसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। ये dy आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y होता है, ये dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये तो खत्म। लेकिन ये बीच वाले जो टर्म आ रहे हैं ना, इनका मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है इजीली। तो क्या मैं इनको एग्जैक्ट बना सकता हूँ? सोच कर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लगा है, यूवी रूल लगा है। फर्स्ट सो फंक्शन यू विल e की पावर x इंटू वाई का डिफरेंशियल लिखा हुआ है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ y प्लस वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन, y इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसा। ठीक है, तो ये यूवी रूल लगा हुआ है। तो थोड़ा सा दिमाग आपने लगाया तो आप इसको तुरंत देख लोगे। आपको अगर ये चमक गया तो बस ये तो फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स हो गया ना। अगर आपको ये चीजें चमकने लगी तो ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज हो गया, है ना। और ये dy है और ये dx है। अब क्या दिक्कत है, मैं तो फटाफट इंटीग्रेट कर दूंगा, तीनों चीजें आराम से इजीली इंटीग्रेबल है। तो दिस विल गिव अस y, सॉरी, प्लस डिफरेंशियल ऑफ लफड़ा क्या होता है, लफड़ा, सॉरी डिफरेंशियल लफड़े का इंटीग्रेशन लफड़ा होता है, तो e की पावर x इंटू वाई का डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन विल बी द सेम। इसका इंटीग्रेशन x, सारे इंटीग्रेशन हो गए तो कहीं पे भी कांस्टेंट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलएचएस आरएचएस कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका फाइनल आंसर है। सर मैंने पहले ही सब्स्टिट्यूट कर दिया था उसे। फिर मैंने सबसे अ, एक मिनट सर, रुको। तो मेरा एंड में इसका आंसर आ रहा था 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ई एक्स। नहीं, वो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं रखना है आपको, कभी भी एग्जैक्ट करना है ना। देखो सुनो मेरी बात, हर कोई सुनना अच्छे से। कभी भी आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना, इंस्पेक्शन वाला, तो उसमें 5 स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको जो पढ़ाए थे, उन सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख रहे हो सारे डिफरेंशियल है, एक भी डिफरेंशिएशन फॉर्म में नहीं लिखा है। dy है, dy बाई डी एक्स नहीं दिखेगा आपको कहीं पे भी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा करना है अगर, तो फिर डिफरेंशियल बनाओ सबसे पहले। तो डिफरेंशियल बनाने के लिए आप dx को नीचे से यहाँ पे हटाओगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिए कि dx को पहले हटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर दोनों तरफ dx से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एलएचएस में भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया और आरएचएस में भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मेरे को डिफरेंशियल का फॉर्मेट दिखे। और उसको देखने के बाद फिर थोड़ा सा और दिमाग लग गया यहाँ पे, तो आप जो कर रहे थे वैसा मैंने करके देखा, हो रहा है आंसर। यहाँ से आप सी निकालो, यहाँ से आप फिर जो बोला है वो निकालो, कैन बी डन। सर मैंने डी वाई बाई डी एक्स किया, तो वो मुझसे फिर इंटीग्रेट नहीं हुआ था। इसमें पार्शियल मार्किंग रहता है ना आदित्य, तो आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाएगा। हाँ, बस जो भी करेक्ट आंसर है, जैसे ए और सी करेक्ट है तो आपने ए और सी में से ही कोई एक लगाना है। मान लो आपने ए और डी लगा दिया, तो आपको फिर डी का, जो डी है वो गलत है ना, तो उसका नेगेटिव भी मिलेगा। तो इसका ध्यान रखिए आप। ऐसे आजकल पार्शियल मार्किंग हो गया, हमारे समय मल्टीपल मोर देन वन में पार्शियल मार्किंग होता ही नहीं था। तो कई बार ऐसा भी हो जाता था कि ए बी सी आंसर होता था, मैं ए बी लगा के आता था, पूरा 0, जबकि नॉर्मली आज के समय में उसके 2 नंबर मिल जाएंगे। तो वो बहुत अनफेयर हुआ था, हुआ करता था हमारे समय। अनफेयर भी है फिर, ठीक है, बोथ वे इट इज, बिकॉज इट वाज सेम फॉर एवरीवन। मेरा ही नुकसान थोड़ी है, बहुत सारों का हो रहा है। लेकिन कहने की बात यह है कि हो सकता है कि ए बी सी में से मैंने ए बी लगाया है, बहुत सारों ने सिर्फ ए ही लगाया हो, या बहुत सारों ने सिर्फ सी लगाया हो, या बहुत सारों ने सी डी लगाया हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा फायदा होता है, मेरे को 2 नंबर ज्यादा मिलते हैं और उनको नेगेटिव मिलता डी का। तो ये सारी बातें हो सकती थी, लेकिन क्या है कि आजकल उसको बहुत फेयर बना दिया, तो आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अपना पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो खत्म हो जाता है। मैंने आपको जितने भी टॉपिक हो सकते थे इन ग्रेटर डिटेल्स, जितने भी टाइप हो सकते थे सब पढ़ा दिया है मैंने आपको। ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डन सम गुड पीवाईक्यूज, है ना, एडवांस के, मेंस के, अपन ने सब तरीके से क्वेश्चंस करके देखे, इजी डिफिकल्ट ऑल टाइप्स, है ना। तो आपका इतना ही सिलेबस है डिफरेंशियल का। आगे का जो सिलेबस है वो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। बोर्ड एग्जाम में ये इस साल डिलीट हो गया, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं आराम से इसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन अभी जेई में ऐसा एप्लीकेशन आ गया तो फंस गए अपन, है ना। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में भी ये डिलीट नहीं हुआ है शायद, मे बी आई एम मिस्टेकन, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में भी ये हुआ नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड, बस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है वो अपन देखेंगे। रियल लाइफ में बेसिकली इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। अपन कुछ 3-4 पर्टिकुलर केसेस पढ़ेंगे जो थोड़े से आसान है। जैसे कि सबसे पहला होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ।
ठीक है, लिखिए मेरे साथ पॉपुलेशन ग्रोथ and growth of bacteria population growth and growth of bacteria. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगा। देखो, कभी भी आपको क्वेश्चन जो आएगा ना वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में हो सकता है आपके साथ जिक्र करे वो कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है किसी सिटी का, किसी टाउन का, या किसी बैक्टीरिया कल्चर का। तो कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो उसके बारे में एक की पॉइंट लिखवा देता हूँ कि ऐसा ही करना है आपको, तो आप बच जाओगे, आप कभी भी फंसोगे नहीं। ठीक है, तो मैं आपको तरीके लिखवाऊंगा कि कैसे डील करें उन क्वेश्चंस को। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ a city or country or the number of bacteria in the culture, the number of bacteria in the culture increases with time, increases या फिर grow। पॉपुलेशन जो है हम लोग जनरली जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें ग्रो ही करेगी, बिकॉज आप कोई भी रियल लाइफ सिनेरियो देख लो, इट इज वेरी रेयर टू हैव अ सिचुएशन जहाँ पे पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम हो रही है। आपको सारा बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ेगा, इंसानों का ग्रोथ बढ़ेगा, तो इट विल जनरली ग्रो इन 95% 99% ऑफ द क्वेश्चंस। तो आपको हमेशा ग्रोथ के ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, विल ग्रो विथ टाइम। ठीक है, अब इफ लेकिन जापान में पॉपुलेशन कम हो रहा है, हाँ, तो जापान का क्वेश्चन ना आप लोगों को नहीं आएगा, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो पता था कोई ना कोई कुछ बोलेगा। इफ द पॉपुलेशन पी, वैसे भी मैं आपको इफ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, इफ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एट टाइम टी, देन, अब आपको मैं जापान की केस स्टडी का ही क्वेश्चन दूंगा अब आपके प्री बोर्ड में। ठीक है, आई विल स्टडी अबाउट जापान और फिर उनका एक सिनेरियो बना के मैं उसको फ्रेम करके आपकी केस स्टडी में डाल दूंगा, देखते सॉल्व करते हुए नहीं। then the rate of change then the rate of change of p is generally, देखो जनरली वर्ड जहाँ पे भी यूज होता है वो सेफ साइड के लिए यूज होता है, बिकॉज कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, बट जनरली प्रोपोर्शनल। पहले आप लिख लो, आपको कद्दू कुछ समझ नहीं आएगा। इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन present at that time। ठीक है, लिखा आपने इतना? आई होप आप लिख रहे होंगे। ओके, देखो क्या लिखा मैंने, इफ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एट टाइम टी, then the rate of change of population p is generally proportional to the population present at the time।
देखो क्या होता है कि पॉपुलेशन के ग्रोथ का टाइम या पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है ना, वो जनरली पॉपुलेशन के ही प्रोपोर्शनल होता है। मान लो अभी 1 लाख बैक्टीरिया है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आने वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो कितने होने वाले हैं? वो 1 लाख से ज्यादा ही होने वाले हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंटली 1 लाख बैक्टीरिया है किसी कल्चर में। तो वो 1 लाख जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है कि अब तो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अगर कल्चर में मान लो सिर्फ 30 बैक्टीरिया है, तो हमको पता है कि अभी आने वाला जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि कम बैक्टीरिया है। तो पॉपुलेशन किसी भी टाइप का हो, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, मान लो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो जनरली इट इज बिलीव्ड कि पॉपुलेशन और बढ़ेगा अनलेस अंटिल वी डोंट डू एनीथिंग। आप ऊपर से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हो सॉरी, आप ऊपर से मतलब कोई गवर्नमेंट रूल नहीं लाती है कि हम दो हमारे, दो हमारे, एक टाइप से। तो कोई रूल नहीं लगता, तो पॉपुलेशन जनरली बढ़ना ही है ना, कम थोड़ी होगा। तो करंट पॉपुलेशन जितना ज्यादा है, फ्यूचर का पॉपुलेशन उतना ज्यादा ही होगा, है ना, गिवन दैट वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इधर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जैसा साउंड करने लगा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अपन उतना अंदर नहीं घुसेंगे। तो किसी भी मोमेंट पे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है वो क्या होता है? डीपी बाई डी टी। ग्रोथ ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी रिटन एज डी वाई बाई डी टी। मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ डीपी बाई डी टी रहेगा, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर पॉपुलेशन जो होगी उसकी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो डीपी बाई डी टी विल बी प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको ग्रोथ पता करना है, तो उसी इंस्टेंट पर, उसी पल, उसी क्षण में जो पॉपुलेशन का वैल्यू है, जो पॉपुलेशन का काउंट है, उस पे प्रोपोर्शनल होगा डीपी बाई डी टी। ठीक है, और हमको पता है कि हर प्रोपोर्शनैलिटी के लिए भगवान ने कांस्टेंट बनाया है। तो डीपी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू पी। ठीक है, नाउ यू हैव टू सिंपली सॉल्व दिस सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इजीली वेरिएबल सेपरेबल। दिख रहा है ना, ये डीपी के साथ पी ले आओ और बाकी डी टी के साथ टी वाला टर्म है तो वो ले आओ। ठीक है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, k is the constant of proportionality. ठीक है, सेकंड, रेडियो एक्टिव डिके। देखिए, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, द रेट ऑफ disintegration of radioactive elements is always the rate of disintegration of radioactive element is always proportional to the amount present at that time. सेम चीज यहाँ पे भी लिखवा दी मैंने, to the amount present at that time, present at that time. ठीक है, मतलब क्या हो गया कि if x is the amount, if x is the amount of any material material मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, प्रेजेंट एट टाइम t1, then dx by dt is equal to minus kx, where k is constant of proportionality. Where k is constant of proportionality. ठीक है, मतलब क्या हो गया
कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, कि जो अमाउंट उस वक्त प्रेजेंट हो उसके, जनरली। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे आपको है ना ऑलवेज यही मानना है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हमेशा हमेशा इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या जनरली लिखवाया है, तो क्वेश्चन में भी आपको दिया जाएगा वैसे, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बट जनरली अगर नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में, तो आपको यही मानना है कि dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है। अगला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब आप सोच रहे हो कि न्यूटन यहाँ भी आ गया है ना, मैंने भी यही सोचा था। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के भी क्वेश्चन बनते हैं, बट वो स्टेट बोर्ड में ज्यादा बनते हैं। सीबीएसई में मैं ना के बराबर देखा मैंने क्वेश्चन, तो दिस इज बेसिकली स्टेट बोर्ड बेस्ड। मैंने पूरा रिसर्च करके आपके नोट्स बना रखे, तो हर बच्चे का कहीं ना कहीं से फायदा या नुकसान बच जाएगा, है ना, मतलब फायदा हो जाएगा, नुकसान बच जाएगा। तो ये आपने ऊपर लिखा होगा यहाँ तक। अब आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आ जाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो ये कहता है कि डी टी बाई डी टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट। ठीक है। टी क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और टी नॉट क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है बॉडी के टेम्परेचर पे और सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। और हर प्रोपोर्शनैलिटी के लिए भगवान ने एक कांस्टेंट बनाया है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के लिए भी एक कांस्टेंट बनाया होगा। तो डी टी बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर। ठीक है। तो आप लिख लो यहाँ पे वेयर टी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कोई पर्टिकुलर स्टैंड पे एट टाइम टी, किसी भी टाइम पर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हो गया। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये होता है। सर एक माइनस भी लगता है ना? यार एक माइनस लगता है क्या? हाँ माइनस लगता है, आप सही कह रहे हो, मैं भूल जाता हूँ यार, है ना। थैंक्स। माइनस के इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है। ये तीन तरह के क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं। मैं आपको एक या दो तरह के क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है। तो करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। इन अ कल्चर, ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना, मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है। तो ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। इन अ कल्चर, the bacteria count is, the bacteria count is 1 lakh। देख लो सामने ना, ऐसे लिखते 1 लाख। the number is increased, the number is increased by 10% in 2 hours। 2 घंटे में 10% और बैक्टीरिया बढ़ गए। in how many, in how many hours will the count reach, will the count reach 2 lakh, that is double हो जाए 2 lakh, if the rate of growth, if the rate of growth
of bacteria is proportional to the number present ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप एक बार अच्छे से पढ़े। बैक्टीरिया काउंट 1 लाख है, 10% बढ़ रहा है 2 घंटे में। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रीच 2 लाख? इफ के बाद देखो कितनी खूबसूरत लाइन लिखी, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन आप पी मान लो, और उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, डीपी बाई डी। ये किसके प्रोपोर्शनल है? टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब पॉपुलेशन के प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल है। तो वही जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि डीपी बाई डी इज प्रोपोर्शनल टू पी इटसेल्फ। ठीक है, नाउ यू कैन प्रोसीड एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन। आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप लोग इतना कर लो कि कांस्टेंट निकाल लो, उसके बाद अपन एक क्वेश्चन और करेंगे, देन वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, कीजिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज दिस। आपको बोला गया कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसका जो रेट है वो खुद बैक्टीरिया के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है। तो मतलब डीपी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी। हर प्रोपोर्शनलिटी के लिए कांस्टेंट बनाया भगवान ने, ये वाला कांस्टेंट अपना के मान लेते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट डीपी बाई डी सॉरी डीपी बाई पी, इसको एक साथ कर लिया ना वेरिएबल सेपरेबल, और के डी टी को एक तरफ कर लिया। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ p इज इक्वल टू k टाइम्स t प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जब टाइम 0 था, तो पॉपुलेशन कितनी थी, 1 लाख। 1 लाख मतलब 10 की पावर 5 लिख दूं मैं, कोई रोने तो नहीं लग जाएगा। फिर 2 घंटे बाद इनिशियल, देखो यार पहले इनिशियली जो भी दिया जाता है ना आपको कल्चर का काउंट या जो भी, वो टी इक्वल्स टू 0 मानो आप उसको, हमको तो वही इनिशियल पता है ना। ओके, नाउ 2 घंटे बाद, तो मतलब टाइम टी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो पॉपुलेशन 10% से बढ़ जाएगी। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000, 1,10,000 हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन। तो पहले 1 लाख थी, अब क्या हो जाएगी, 1,10,000। ठीक है, पहले पॉपुलेशन थी 1 लाख, फिर हो गई 1,10,000। तो मतलब अपन ने जब टी इक्वल्स टू 0 रखा, इसमें ये वाले बॉक्स में अपन टी इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो आपको पहला कांस्टेंट मिल जाएगा। तो जब मैं टी की वैल्यू 0 रखूंगा तो देखो ln ऑफ p मतलब ln ऑफ 1 लाख, दिस इक्वल टू k इंटू टी, के इंटू 0 ना, प्लस c। तो आपको कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, कितना है कांस्टेंट का वैल्यू है ln ऑफ 1 लाख। ठीक है, c का वैल्यू आ गया। अच्छा, ये वाली चीज अपन ने पुट कर दिया, इसको भी पुट करते जब टाइम 2 होगा। ठीक है, जब टाइम 2 होगा तो पॉपुलेशन 1,10,000, 1,10,000 होगी। ठीक है, टाइम जब 2 आवर्स होगा तो के इंटू टाइम कितना हो गया 2, और कांस्टेंट कितना हो गया ln ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या पता चल जा रहा है कि 2k का वैल्यू है ln ऑफ दिस माइनस ln ऑफ दिस। तो ln ऑफ 1,10,000, 1,10,000 अपॉन 1 लाख। तो ये 1 2 3 1 2 3 4 5 ln ऑफ 11/10। तो 2k आ जाएगा ln ऑफ 11/10। ठीक है, तो k का वैल्यू भी आ गया अपने पास, कितना आया, हाफ ऑफ ln 11/10। कोई तकलीफ?
अब आपसे पूछा गया है कि के भी पता है, सी भी पता है, अपने को सब पता है ना। अब तो अब क्या लोड। अब आपसे पूछा गया कि कितने घंटे में काउंट 2 लाख हो जाएगा। तो काउंट का फॉर्मूला क्या है, एल एन पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी। एल एन पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी है काउंट का फॉर्मूला। तो एल एन पी इज इक्वल टू के टी, के का वैल्यू कितना है अपने को पता है, के टी प्लस सी, है ना। तो आपसे पूछा गया है कि कब 2 लाख होगा, तो मतलब पॉपुलेशन जब 2 लाख होगी तो टाइम क्या होगा। तो बस पॉपुलेशन की जगह 2 लाख रख दो यहाँ पे। तो 2 लाख मतलब 1 2 3 4 5, और के टी, के का वैल्यू कितना है, हाफ इंटू एल एन ऑफ 11/10। टी, टी कितना है, टी, अच्छा टाइम मतलब 2 घंटे नहीं, टाइम ही तो निकालना है अपने को, प्लस कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट इज एल एन ऑफ 1 लाख। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये एल एन 1 लाख को इस तरफ ले जा लोगे तो एल एन 2 लाख माइनस एल एन 1 लाख कितना हो जाएगा, एल एन 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हाफ हाफ एल एन ऑफ 11/10। ठीक है, वे 2 उस तरफ जाके 2 एल एन 2, और यहाँ पे टी भी तो मल्टीप्लाइड है, 2 एल एन 2 इज इक्वल टू एल एन ऑफ 11/10 इंटू टी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। 2 एल एन 2 को मैं एल एन 4 लिख सकता हूँ। हाँ, तो टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास, एल एन 4 अपॉन एल एन ऑफ 11/10। बस आपको इसी फॉर्मेट में टाइम को छोड़ देना है। यू डोंट हैव टू फर्दर इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एल एन 4 या एल एन 11/10। ठीक है, ये आंसर तो काफी लोगों का आया है। इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं क्या, नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से मत करो, क्योंकि क्या होगा ना यार, डेफिनेट इंटीग्रेशन से आप करोगे तो आप यहाँ पे पॉपुलेशन क्या करोगे, पहले 1 लाख, तो यहाँ पे टाइम 0 सोचते हैं, और फिर कहाँ तक जाओगे, 1 लाख से 2 लाख डालोगे तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा। सर पी नॉट से पी डाल देंगे और 0 टू टाइम टी डाल देंगे। ओके, तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है उससे, हाँ सर, कर सकता है मैच, वही मैं सोच रहा हूँ। एग्जैक्ट आ रहा है ना आंसर। तुमने यहाँ पे हाँ सर, पॉपुलेशन पी नॉट से लेके पी करा, 1 लाख से लेके पी अपने को निकालना है बस, तो उसको 2 लाख हाँ सर। डालोगे। नहीं, उसको अभी नहीं डालेंगे, इसमें से एक फॉर्मूला बनाएंगे और फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, कर दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा तरीका है वो भी। ठीक है, नाइस। तो ये आपके पास आ गया के का वैल्यू, और यहाँ से आपके पास सी भी आ गया, तो फिर आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है ना देखने में, लेकिन है नहीं उतना, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं अपन, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ अ कर्व। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ अ कर्व। मेरी तरफ से बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइस आएगा आपको, आई कैन नॉट हेल्प इट। पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा ऑब्वियसली। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ कर्व, देखो मैं आपको है ना एक आसान सी डेफिनेशन देता हूँ, फिर अपन इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, y, और मैं आपके सामने एक फैमिली ऑफ सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, ये सर्कल नंबर 1 है, ये सर्कल नंबर 2 है, विद द सेम सेंटर। ठीक है, ये सर्कल नंबर 3 है, ठीक है। तो ऐसे अपने पास बहुत सारे सर्कल्स हैं। अब ये सारे क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स है। फैमिली क्यों, क्योंकि इनमें सब में एक डीएनए कॉमन है, दैट इज देयर सेंटर इज ओरिजिन। सबका सेंटर ओरिजिन है, तो इसलिए अपन इनको फैमिली कहेंगे। वरना तो यार कोई भी 2 सर्कल को आप फैमिली कह सकते हो क्या, ऐसा थोड़ी है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो ऐसे आप बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो। इन सारे सर्कल्स को अपन क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ कर्व। अब एक ऐसा कर्व जो इन सारी की सारी फैमिली को
परपेंडिकुलरली कट करे, एक ऐसा कर्व जो कि ये पूरी फैमिलीज को परपेंडिकुलरली कट करे, मतलब सबको एक साथ परपेंडिकुलरली कट करे, मतलब समझ रहे हो, वो आप मूवीज में देखते हो ना, एक इंसान जो है 5 इंसान को एक साथ थप्पड़ लगाता है ऐसे चट 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 करके, वैसे ही वाला यहाँ पर क्या करेगा वो, एक ही कर्व इन सारे सर्कल्स को एक साथ परपेंडिकुलरली कट करे। तो इट कैन बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सोच के देखो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही होगी वो सर्कल को परपेंडिकुलरली कट करेगी, उन सबके बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, एक ऐसा कर्व जो कि पूरी फैमिली को ऑर्थोगोनली कट करे, है ना, एनी कर्व which cuts every member of a given family of curves at right angles is called orthogonal trajectory of the family. ठीक है, हाँ, तो अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होता है। मैं आपको अगले 5 मिनट में ये भी बता दूंगा कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालते कैसे। तो बहुत इजी होता है। अब सबसे पहले तो देखो क्या है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बट क्या मैं है ना डर के मारे पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ना वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहा है, तो मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने से पहले बहुत डरता हूँ। तो ये पढ़ा ही देता हूँ मैं आपको, क्या ही लगेगा। तो कोई भी फैमिली का अगर आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए, प्रोसीजर टू फाइंड, या स्टेप्स लिखो, स्टेप्स टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। बहुत 3 छोटे छोटे स्टेप्स लिखवा देता हूँ। स्टेप्स टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ट्रैजेक्टोरी लिखो ना सीधे, क्योंकि सिंगुलर आना चाहिए। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कैसे निकालना होता है आपको, देखो सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, कर्व दिया जाएगा, फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि जो भी आपको कर्व दिया जाएगा, लेट द कर्व बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। ये कर्व दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0, सॉरी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख लो, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी तो होता है। तो उस कर्व का आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लो, फाइंड, अरे हर कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते आता है ना, जिसने एनसीईआरटी करी उसको अच्छे से पता है मैं क्या कह रहा हूँ। वही वाली बात कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the curve by eliminating arbitrary constant, ठीक है। थर्ड, उसके बाद आपको एक सिंपल सा करना है कि रिप्लेस करना है dy बाई dx को, रिप्लेस करना है dy बाई dx को माइनस dx बाय dy से, ठीक है। दैट्स इट। तो ये इजी है लेकिन थोड़ा सा पेनफुल है, क्योंकि स्टेप्स जहाँ भी होते पेनफुल होता है, बट ये हो गया, आपका चैप्टर ही खत्म हो गया ना।
तो ये सोच के कर लो कि चलो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, खत्म हो गया आपका चैप्टर। सब कुछ जो जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी मैंने टच कर दिया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर लोगे। रेडियो एक्टिव डीके के क्वेश्चन एकदम बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन की तरह होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी, अब मैं आपको एनसीईआरटी से होमवर्क दे ही रहा हूँ ना, तो आप उससे कर ही रहे हो, तो विल डिस्कस दोस थिंग्स। अब देखो क्या है कि ये जो ब्लू वाले कर्व है, नीले वाले सर्कल, ध्यान से देखो हर कोई आगे, इन सब नीले वाले सर्कल पर जहां पर टेंजेंट बनेगा उस पॉइंट पर जो स्लोप रहेगा, मान लो वो मंकी है, मसाला है, तो ये लाल वाला जो इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, उस पॉइंट पर स्लोप क्या रहेगा, -1/m रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर स्लोप 2 है तो यहाँ पे -1/2 रहेगा, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर ना उस पॉइंट पर। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी आपका नॉर्मल कर्व है या फैमिली ऑफ कर्व है, वो फैमिली ऑफ कर्व पर अगर किसी पॉइंट पर स्लोप dy/dx है, तो उसी पॉइंट पर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का स्लोप कितना होगा, उसका नेगेटिव इनवर्स होगा। तो dy/dx का नेगेटिव इनवर्स क्या हो जाता है, dx/dy का नेगेटिव। तो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी निकालने का सिंपल तरीका क्या हो जाता है यार, देखो आप क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लो उस कर्व की, जो आपको इस नॉर्मल तरीका आता था उससे, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx की जगह -dx/dy रख दो, खत्म। ठीक है, replace dy/dx is with dx/dy and solve the new differential equation again। हाँ जी, मैं आपको आसान सा क्वेश्चन कराता हूँ, then we are done for the day। Find the orthogonal trajectory of a family of curve given by y square is equal to cx square, cx cube, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant। देखो सबसे पहले क्या करो, स्टेप नंबर 1, इस पहली वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका ये कर्व है ना, इसका हर कर्व का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कैसे निकालोगे, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, कितने बार, एक ही बार। क्यों, क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जो एनसीईआरटी करी हुई जनता है, एचएससी जिसने किया है, उन लोगों के लिए सब खेल है ना। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं एक हफ्ते से। तो 2y dy/dx इज इक्वल टू c इंटू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको dy/dx क्या मिल जाएगा, dy/dx विल बी 3cx स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है क्या, अच्छा अब ये जो c है इसको हटाना है अपने को, तो यहाँ से अपने को पता है कि c का वैल्यू कितना है, y² तो 3 इंटू सी का वैल्यू है y² और यहाँ पे 2y नीचे लिखा हुआ है और x² यहाँ पे लिखा हुआ है। काटा पिटी मचा देते हैं। काटा पिटी मचाने के बाद ये y और y² कट जाएगा, ये x² और ये x कट जाएगा, तो वी विल हैव 3y अपॉन 2xy। ठीक है, सी की जगह, अच्छा ऊपर y² है ना, तो ऊपर y रहेगा और नीचे y थोड़ी, बस इतना ही। तो दिस इज dy/dx। ठीक है, तो आपने क्या करा, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने निकाली है वो क्या है, dy/dx इज इक्वल टू 3y/2x। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कर्व की, इसमें dy/dx की जगह आप रिप्लेस कर दो -dx/dy। ठीक है, तो dy/dx की जगह, देखो यार अगर आपको जेई में क्वेश्चन मिल गया तो आपको बस यही समझना है कि dy/dx की जगह आपको -dx/dy रिप्लेस करना है। ये इतना ही याद रह गया तो आप निकाल लोगे ना यार। तो dy/dx की जगह आपको ये रिप्लेस करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां dy/dx है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वहां पे आपको उसको क्या करना है, नेगेटिव इनवर्स डाल देना है। तो आपको एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जो उसके परपेंडिकुलर वाला कर्व प्रदान कर रही होगी। ठीक है, तो dx/dy मैंने रिप्लेस करा dy/dx की जगह -dx/dy
दिस इज इक्वल टू 3y/2x। नाउ सॉल्व इट अगेन एंड आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और चैप्टर अपना समाप्त करते हैं। तो -2x dx इज इक्वल टू 3y dy। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर इंटीग्रेट कर दो तो यह आ जाएगा -2x² 2 x इज इक्वल टू 3y² 2 प्लस c। तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा -4x² इक्वल्स टू 3y² प्लस 2c। तो 3y² प्लस 4x² प्लस 2c को c1 लिख दिया ना, दिस इज इक्वल टू 0। 2x²। ओके, सिर्फ 2x² हो गया ना, थैंक यू। ये आपका आंसर आ गया ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कर्व। मैं नहीं करवाऊंगा ये, डोंट वरी। x² प्लस y² -2ay इक्वल्स टू 0, इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आप खुद से फाइंड करें। ठीक है, अगर मेरे पास आंसर है तो मैं आंसर दे देता हूँ, बट मेरे पास होता नहीं है जनरली आंसर, तो आप लोग इसको ट्राई करें। थोड़ा सा मुश्किल है, बट इतना मुश्किल सवाल जो है वो जेईई में आ जाए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है अभी फिलहाल। आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का तो आपको आना चाहिए। तो मैंने कुछ जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक हो सकते थे सब भी पढ़ा दिया आपको। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन नहीं कराया मैंने आपको, रेडियो एक्टिव डिके पॉपुलेशन जैसे ही होता है। तो आपकी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आज अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर जो है कंप्लीट डिटेल्स में खत्म होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था दैट वाज मॉड्यूल 75 तक करना है ना, तो आज आप करके आ जाओ उसको, पूरा कंप्लीट कर लो मॉड्यूल को, लेवल 1 को 75 टू लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट 1-2 दिन अपन पूरा डिस्कशन में ही डेडिकेट करेंगे, तो कम से कम डाउट्स होने चाहिए, ज़्यादा हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया अंडर द कर्व और ये इसका डिस्कशन हम लोग दोनों का कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द एंड ऑफ कैलकुलस, फाइनल द एंड। आपका कैलकुलस यहाँ पे आज समाप्त होता है। कितनी लंबी जर्नी थी, सोचो, पूरा क्लास 12th। ठीक है, सो आई बिलीव वी एंजॉयड इट। इट वॉज पेनफुल एट टाइम्स, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो द एंड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस अपना यहाँ पे समाप्त होता है। नाउ विल कम बैक टू अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इजी चैप्टर्स है सारे, छोटे छोटे आसान आसान, छोटे नहीं है बट आसान बहुत है। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। होमवर्क करके आए आप, है ना? बाकी अपन डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू।